सभी को नमस्कार। आज मैं बता रही हूँ अभी जो सीजी छत्तीसगढ़ बोर्ड का असाइनमेंट का आया है प्रश्न, उसका उत्तर। मैं शुरू से ही बोलती हूँ कि मैं लिखित में नहीं बताऊँगी, केवल इसको समझाऊँगी और आप समझ के इसका उत्तर लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं। सबसे पहला तो आप ये समझिए कि मोटा उत्पादन, मोटा अनाज ये होता क्या है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो अनाज में मोटे अनाज को ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ओट, मक्का ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। आज आप देख रहे हैं मोटे अनाजों का उत्पादन धान और गेहूं की तुलना में कम हो रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में इसी को दर्शाना है, बताना है कि मोटे अनाजों का उत्पादन कम होने के कौन कौन से कारण हैं। तो इसमें पहला कारण है, देश में चावल और गेहूं, धान और गेहूं ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। इसी की खपत ज़्यादा होती है, या तो चावल खाएंगे या तो फिर गेहूं खाएंगे, और इसीलिए क्या है, इसके उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है और चावल और गेहूं को ही प्रोत्साहित किया जाता है। आप देखते हैं जैसे चावल गेहूं को सरकार भी समर्थन मूल्य पर लेती है, तो इसीलिए क्या है, हर किसान प्रोत्साहित होता है कि हम चावल और गेहूं को ही प्राथमिकता दें। बाकी जो मोटे अनाज हैं अभी की स्थिति में बहुत कम इसको प्राथमिकता देते हैं अपनी खेतों में उपजाने के लिए। तो ये पहला कारण है, चावल और गेहूं की अधिक खपत होती है और इसीलिए इसका उत्पादन भी अधिक होता है। फिर दूसरा है, फसल उत्पादन पहले लोग भोजन के लिए करते थे। पहले लोग फसल जो उत्पादन करते थे अपने भोजन के लिए करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं फसल उत्पादन एक व्यवसायीकरण हो गया है, एक व्यवसाय बन गया है। तो किसान भी क्या है, उन्हीं फसलों को उपजाता है जिससे उसको फ़ायदा ज़्यादा हो। मोटे अनाज में उसको फ़ायदा कम है गेहूं और चावल की तुलना में, तो इसलिए भी अनाज क्या है, किसान मोटे अनाजों का ही उत्पादन अधिक करता है। तीसरा कारण है, हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके लिए क्या है, खाद्यान्न की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और सरकार ने इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हरित क्रांति लाई। हरित क्रांति पंजाब में हुई थी, आप सबको पता होगा, जहाँ पर गेहूं में बम्पर उत्पादन हुआ था और फिर बाद में धीरे धीरे हर फसलों में उत्पादन होने लगा। तो ये कहलाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति के माध्यम से दो चीज़ों पर विशेष बल दिया गया, पहला तो गेहूं का उत्पादन, बाद में चावल का उत्पादन। तो इसके कारण भी क्या है, लोग मोटे अनाज से दूर होते चले गए। ये तीसरा कारण। इसके बाद चौथा कारण, मोटे अनाज के उत्पादन के लिए सरकार के द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। जैसे चावल और गेहूं के लिए पहले बताई कि सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है, बीज दिया जाता है। ये सब सरकार के द्वारा क्या है, समर्थन है। लेकिन मोटे अनाजों में सरकार के द्वारा कोई समर्थन नहीं दिया जाता है इसको उपजाने के लिए, और इस अनाज को क्या है, ज़्यादातर गरीब लोग उपयोग करते हैं। गरीब लोग हालांकि चावल गेहूं का भी उपयोग करते हैं, लेकिन जो मोटे अनाज हैं इसको गरीब लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं, और इसलिए क्या है, इनका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गरीब की आमदनी के हिसाब से इसका मूल्य रखा जाता है और इन्हें उत्पादित करने वालों को लाभ नहीं होता। जब मूल्य नहीं मिलेगा तो उत्पादित करने वाले को लाभ नहीं मिलता। सीधा सीधा एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि चावल और गेहूं की तुलना में जो मोटे अनाज हैं इनके उत्पादन में इनको लाभ प्राप्त नहीं होता है। चाहे गरीब खाए कि अमीर खाए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इनको लाभ प्राप्त नहीं होता है, ये मुख्य कारण है। तो 4 कारण हैं जिसके कारण आज मोटे अनाजों का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूस में
1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए। रूस में 1861 से 1940 के बीच क्या क्या परिवर्तन आए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रूस में शासन किसका था। रूस में जार का शासन था। जार मतलब वहाँ का राजा, इसको जार कहा जाता है। वो क्या निरंकुश था, आतताई था। और वो क्या करता था, निरंकुश था कह सकते हैं, आतताई तो नहीं, लेकिन वो निरंकुश ढंग से, मनमाने ढंग से काम करता था। इन्हें उसको अपने देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर कुछ विशेष रुचि नहीं था। जितना भी देश का कामकाज उसके मंत्री और बड़े बड़े अफसर ही संभाले हुए थे। वो केवल आदेश दे देता था, बाकी देश की जनता की स्थिति क्या है इसको वो नहीं जानता था या समझना नहीं चाहता था, ये भी हम कह सकते हैं। तो बाद में क्या है, किसानों के द्वारा वहाँ पर अपने अधिकारों के लिए समय समय पर मांग भी रखी जाती थी। तो 1961 में रूस में किसानों की स्थिति क्या थी, पहले हम इसको जानते हैं। 1961 में रूस को अर्धदास, जिसको सर्फ भी कहा जाता है रूसी भाषा में, इसके रूप में रखा गया था। अर्धदास का मतलब ये होता है कि पूरा तो नहीं, लेकिन उनको दास बना करके, आधा दास बना करके रखा गया था। दास कैसे बनाकर रखा गया था, तो किसान जमीन से बंधे थे और बिना भूस्वामी की आज्ञा से वो दूसरे काम धंधा नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। किसान जमीन से बंधे थे और बिना भूस्वामी की आज्ञा के, यानी किसान के पास अपना ज़मीन नहीं था। बड़े बड़े किसान थे, उनके अंदर वो काम करते थे। जब तक बड़े किसान उनको आज्ञा नहीं देते थे वो अपना काम छोड़कर दूसरा काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसको अर्धदास कहा जाता है। बदले में उनको कुछ राशि मिलती थी, लेकिन जैसा मनमाना भूस्वामी देते थे उसी प्रकार की राशि मिलती थी। फिर वो उनके भूस्वामी को उनके भूखंड को छोड़कर या उनके खेत को छोड़ करके, जिससे हम कह सकते हैं, दूसरे जगह नहीं जा सकते थे काम करने के लिए। तो इसीलिए वो उनको अर्धदास की श्रेणी में रखा गया है। फिर और एक क्या था, जब कोई भूस्वामी अपना ज़मीन किसी दूसरे भूस्वामी को बेच रहा है, दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, तब ज़मीन के साथ साथ किसानों को भी हस्तांतरित कर देता था। मान लीजिए किसी ज़मीन के मालिक है, उसके पास 5-6 किसान काम कर रहे हैं, का परिवार काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं। यदि वो ज़मीन का मालिक अपना ज़मीन को बेच रहा है तो ज़मीन के साथ साथ जो किसान वहाँ पर काम कर रहे हैं उसको भी, जिसको ज़मीन बेच रहा है उसको देना पड़ता, हस्तांतरित करना पड़ता। तो कुल मिला के किसान क्या थे, पहले वाले ज़मीन के मालिक का गुलाम थे, अब दूसरे वाले मालिक की ज़मीन का गुलाम बन गए। स्थिति वही थी, अर्धदास की स्थिति थी। अब थोड़ा थोड़ा ये विरोध करने लगे, तो इसके चलते 1861 में जार ने एक घोषणा की और इस घोषणा के अनुसार जो किसान हैं इनको तो इस प्रथा से मुक्ति मिल गई, लेकिन अब भी जो ज़मीन है वो भूस्वामियों के हाथ में था। कौन सी प्रथा से मुक्ति मिल गई, तो जो दास प्रथा थी, अर्धदास, दो प्रकार से इनको अर्धदास बना करके रखे थे। जैसे दूसरे ज़मीन में काम नहीं कर सकते थे और ज़मीन बेचाता तो किसान को भी जाना पड़ता था, ये प्रथा बंद हुआ। लेकिन अब भी ज़मीन किसके पास थी, भूस्वामियों के पास ही थी। अब ज़मीन को किराया लेकर के किसान फसल बोते थे, तो ये किराया उनको ऊंचे दामों पर चुकाना पड़ता था भूस्वामियों को। तो स्थिति में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। अब फिर जार ने ये कहा कि कुछ किसानों का भी ख्याल रखो और किसानों को ज़मीन दो। तब जार की पहल ने भूस्वामियों ने ये किया कि ठीक है, हम किसानों को कुछ ज़मीन देंगे खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन ये ज़मीन पैसे में ही देंगे, किराए में या पैसे में ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, ज़मीन को छाँट के, जो ज़मीन अच्छा नहीं था, कम उपजाऊ था, उसी ज़मीन को किसान को दिया गया और ये बेचने के लिए जार ने
घोषणा की थी, कह सकते हैं हम। कुछ ज़मीन जो किसान भी यदि चाहे तो ज़मीन ले सकते हैं, इस प्रकार से घोषणा जार ने की थी। चाहे किराए में चलाए कि ज़मीन अपना खरीद लें। तो कुछ किसान क्या है, ज़मीन खरीदना चाहते थे, अपना मालिक बनना चाहते थे, ताकि वो उस पर अपना खेती बाड़ी कर सके। तो जो भूस्वामी हैं वही ज़मीन को किराए में देते या बेचते, जो कि कम उपजाऊ था, और इसके लिए किसानों को क्या है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। ये कीमत वो जब नहीं चुका पाते थे तो इनके लिए ये व्यवस्था किया गया कि वो किस्तों में धीरे धीरे ये ऋण अदायगी करे। जार के द्वारा यही कहा गया था कि किस्त में धीरे धीरे किसान जो है अपना ज़मीन का ऋण चुकता करेंगे। लेकिन ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, ऊंचे दाम में वो खरीद रहे थे, फसल ढंग से हो नहीं रहा था, तो वो ऋण का किस्त कहाँ से दे पाते। अब इसमें इसी के कारण क्या है, एक पीढ़ी उनका गुजर गया, कर्ज नहीं चुका पाए, दूसरा पीढ़ी गुजर गया, कर्ज नहीं चुका पाए, तीसरा पीढ़ी गुजर गया, कर्ज नहीं चुका पाए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह कर्ज जो है ये चुकाते रहे। किसान देखा जाए तो कानूनी रूप से तो आज़ाद हुए, जो अर्धदास की व्यवस्था थी उससे तो आज़ाद हो गए, मगर आर्थिक रूप से किसान जो है फंसते चले गए। अब रूस में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, किसी को बोलने का हक नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बात कहाँ रखते, किसके पास रखते, ये भी एक समस्या थी। तो इसीलिए क्या है, अब ये लोग आजीविका की तलाश में शहर से बाहर जाने लगे। शहर से बाहर जाने लगे तो कहाँ जाएंगे, तो शहर में कारखाने बन रहे हैं, वहाँ पर जाके मजदूर के रूप में कार्य करने लगे। कुछ किसान सेना में भर्ती हो गए। इसीलिए एक प्रश्न है कि रूस में किसान, मजदूर और सेना तीनों का आपस में कैसे संबंध था, समझाइए करके। तो ये सब अभी जो समझाई हूँ इस प्रश्न का भी उत्तर है। किसान पहले किसान थे, बाद में आजीविका की तलाश में शहर गए, कारखाने में मजदूर बन गए, और कुछ लोग सेना में भर्ती हो गए। तो किसान से ही सेना और सैनिक और मजदूर बने थे, इसलिए तीनों में आपस में गहरा संबंध था। आगे जब सोवियत क्रांति होती है तो इसी के कारण ही सोवियत क्रांति होती है। अब इसमें ये तो किसानों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। इसी बीच जब तीनों आपस में एकजुट हो गए, किसान, मजदूर और सैनिक, तब फिर सोवियत संघ में क्रांति हुई 1917 में, जार के विरुद्ध, जार के जो शासन तंत्र है उनके विरुद्ध लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई 1917 में। क्रांति सफल हुई, जार को अपना गद्दी छोड़ना पड़ा, और लेनिन ने जैसे ही कार्यभार संभाला तो उन्होंने ज़मीन संबंधी ऐलान किया था। इसमें क्या किया था, ज़मीन संबंधी ऐलान में पहला बात ये रखा था, भूस्वामियों के ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होगा। जितने बड़े बड़े भूस्वामी हैं सब ज़मीन लेके बैठे हैं, उस ज़मीन को देश लेगा, ज़्यादा ज़मीन को देश मतलब रूस ले लेगा, राष्ट्रीयकरण होगा। और दूसरा है, किसानों को इन ज़मीनों का वितरण किया जाएगा। भूस्वामी जो बहुत ज़मीन अपना इकट्ठा करके रखे हैं, कब्जा करके रखे हैं, वो ज़मीन ले करके इन ज़मीनों को किसानों को वितरण किया जाएगा, ताकि देश में क्या है, समानता आ जाए। अब इसके लिए प्रयास किया जाने लगा। हर गांव में समिति बनी। इस समिति ने क्या किया, तो वहाँ के जो भूस्वामी थे उनका ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा था, इनको आपस में बांट लिया, और आपस में बांटने का अधिकार इस समिति को मिला, और इनके द्वारा ही ये ज़मीन को बांटा गया। उसके बाद 1917 के बाद अधिकांश किसान जो है मध्यम दर्जे के किसान बन गए ज़मीन के वितरण के कारण, और कुछ बड़े किसान अब भी बने हुए थे, उनका पूरा ज़मीन नहीं लिया गया था। इन्हें जो ज़रूरत, एक निश्चित सीमा में उनको ज़मीन रखने का अधिकार था, और जो उससे ज़्यादा था वो ज़मीन जो है किसानों से, बड़े किसानों से लिया गया था। तो अब भी बड़े किसान जो है बचे हुए थे। रूस में खेती के तरीके अब भी पारंपरिक थे, जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा था। अब उसके बाद लेनिन के बाद स्टालिन रूस की शासन व्यवस्था संभालता है। स्टालिन शासन व्यवस्था संभालते ही ये खेती के लिए, सुधार के लिए प्रयास करता है, और इसमें किसानों को विशाल सामूहिक फार्म बनाकर खेती करने को कहता है। जो छोटे छोटे खेत थे, जिसे खेत का मेल रहता है, सबको तोड़ दिया गया, और एक बड़ा सा विशाल सामूहिक फार्म
बहुत बड़े एरिया में भूखंड में खेती करने की बात कही। फिर खेती के लिए आधुनिक तरीके अपनाने को कहा, जैसे मशीन है, उन्नत बीज है, ताकि फसल जो है अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। अब इसमें ज़्यादातर किसान, मध्यम और छोटे किसान तो मान गए इस बात को कि चलो सामूहिक खेती होगा, सबको बराबर का लाभ होगा। लेकिन जो बड़े किसान थे और कुछ मध्यम दर्जे के किसान थे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। तो इससे स्टालिन जो है ये नाराज़ हो गया और इन किसानों को जो बात नहीं मान रहे थे, पकड़ के जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जो ज़रूरत से ज़्यादा विरोध कर रहे थे, इनको काला पानी की सज़ा मिली और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये स्टालिन के द्वारा किया गया खेती को सुधारने के लिए ये बलपूर्वक किया गया प्रयास था। इसी बीच में रूस में 1932 से 34 के बीच भीषण अकाल पड़ता है। लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। 1936 तक कृषि का सामूहिकरण का कार्य पूरा हुआ। भीषण अकाल पड़ने का कारण भी ये था कि जैसे कई लोग क्या है, खेती नहीं किए थे सामूहिकरण के कारण विरोध में। तो यदि खेती करते तो कुछ और फसल तो होता ही, लेकिन खेती ना करने के कारण और प्राकृतिक आपदा के कारण भीषण अकाल पड़ा। इसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। 1936 तक कृषि के सामूहिकरण का कार्य पूरा हुआ, सब किसान मान गए और रूस में निजी खेती समाप्त हो गई, सरकार के हाथ में खेती आ गई। 1937 के बाद कृषि कार्य में बहुत तेज़ी आई और इसी बीच में रूस में औद्योगिकरण भी हुआ। तो औद्योगिकरण का फ़ायदा उठाते हुए रूस ने कृषि कार्य में तेज़ी लाया और यहाँ की उत्पादन क्षमता जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी और किसानों की स्थिति में भी बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1861 में किसानों की क्या स्थिति थी। एक दास के रूप में रहते थे। फिर जार ने कुछ सुधार किया था, उसमें दास से तो मुक्ति मिली, लेकिन अभी भी वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे। फिर क्रांति होती है, जिसमें जो किसान हैं ये सैनिक बनते हैं और कारखाने में काम करते हैं, मजदूर बनते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में एक लेनिन जो हालांकि मुखिया रहता है, लेकिन क्रांति में इनका भी योगदान होता है। और लेनिन जैसे ही सत्ता संभालते हैं, ज़मीन संबंधी ऐलान करते हैं। फिर उसके बाद स्टालिन आते हैं, ये सामूहिक खेती को महत्व देते हैं और इसी सामूहिक खेती के द्वारा आज रूस के किसान जो हैं एक संपन्न किसान बनके बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये किसानों की स्थिति में लगातार 1861 से 1940 तक के हुए बदलाव का वर्णन है। इसको मैं अच्छे से समझा दी हूँ, आप समझ करके इसका उत्तर देंगे, क्योंकि कोई भी विषय है, ये कोई भी प्रश्न है जिसको आप जब तक समझ नहीं पाएंगे उसका उत्तर लिखने में कठिनाई होता है। और समझकर उत्तर लिखेंगे, अच्छे से उत्तर देंगे। असाइनमेंट का है, और चाहती तो मैं उत्तर लिख के ही बता सकती थी, लेकिन अभी बताना सही नहीं है। मैं शुरू से ही बोलती हूँ इस चीज़ को, हम टीचर है, पढ़ाते हैं, तो आप इसको समझ कर लिखिए। और यदि नहीं बनेगा तो मैं बाद में इसका उत्तर जो है लिखित में डाल दूँगी यूट्यूब में, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए भी काम आएगा। गाइड सहारा के लिए होता है, लेकिन पूरी तरह से गाइड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गाइड में कभी कभी क्या है, थोड़ा आधा अधूरा भी दिया रहता है, तो कुछ पुस्तक से भी देखना चाहिए, कुछ गाइड से भी देखना चाहिए, और जो मेन बात है उसको समझ करके उत्तर लिखना चाहिए। चलिए फिर अभी इस वीडियो में 2 प्रश्न का उत्तर है और बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में फिर 2 प्रश्न का उत्तर मैं समझाऊंगी। तब तक के लिए